इसमें? कितने मार्क्स थे वंशिका? मैम मतलब मेरे अराउंड ये 300 पहुंच जाते हैं, कभी मतलब उससे थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसे ही वो चल रहा है। तो उसमें क्या करो ना, पेपर एनालिसिस करो बैठ के कि आपने 300 मार्क्स आए, तो बाकी के जो मार्क्स है वो आपके किन क्वेश्चंस में कट हुए, एंड वो क्वेश्चंस आपके क्यों गलत हुए, उन क्वेश्चंस के पीछे कौन क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, आपने सिली मिस्टेक किया वहां पे, नेगेटिव मार्किंग आपका कितना हुआ, स्किप क्वेश्चंस आपने कितने किए, क्यों स्किप किए, कौन सा चैप्टर एग्जैक्टली आपका वीक है, ये वाला एनालिसिस करो। फिर पूरा वीक उन्हीं वीक टॉपिक्स पे वर्क करो, एंड देन नेक्स्ट वाला टेस्ट दो, 100% इम्प्रूवमेंट होगा आपका। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो देखो बेटा, अब ये वाला चैप्टर हम करने वाला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी कि भाई इतना इतना पार्ट कर लेना आपका, यही से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है ये डायग्राम से, जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है ना, इसमें ये आपको कैसे कैसे बैक्टीरिया दिख रहा है, रोड शेप बैक्टीरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस रोड मैम। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, शेप रोड बैसिलस ना, बैसिलस, ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकल शेप दिख रहे हैं, यस मैम। स्फेरिकल शेप क्या बोलते हैं? हम कोकल कोकस या फिर कोकाई भी बोल देते हैं। एक हमको यहाँ पे ये दिख रहा है बैक्टीरिया, ये कैसे है, जिसके पास बहुत सारे फ्लैजिला, और अगेन ये भी रोड शेप है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास फ्लैजिला दिए हुए हैं। तो तीनों बैक्टीरिया को देख के आप बता सकते हो आसानी से। फिर इन्होंने यहाँ पे वायरस दिया हुआ है, वायरस का ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट आपका हेड, बीच में यहाँ पे ऐसे जैसे शर्ट का कॉलर होता है ना, बिल्कुल वो वाला कॉलर है, एंड फिर नीचे ये टेल, इस टेल की यहाँ पे टेल में प्लेट्स लगी हुई है, और इस प्लेट में छोटे छोटे पिन्स लिखे हुए हैं, और इन पिन से यहाँ से आपके इसकी लेग्स निकले हैं, जिनको प्रोंग्स हम बोलते हैं। सबसे ऊपर हेड, कॉलर, टेल, एंड ये आपका प्लेट, एंड प्लेट से निकले हुए आपके प्रोंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा वायरस इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज योर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बी पे क्या दिया हुआ है आपको, ये दिस इज योर सेकेंड नंबर पे एडिनो वायरस, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है, एंड थर्ड पे आपको ये दिया हुआ है रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस। तीनों का नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज, सेकंड पे आपका एडिनो वायरस, एंड थर्ड वन इज योर टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस रोड शेप, ठीक है। टोबैको प्लांट से एक चीज मेरे को याद आ रही है, टोबैको प्लांट की रूट्स को कौन इन्फेक्ट करता था? मेलिडोगाइन इनकॉग्निटिया। वेरी गुड, मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया क्या करता था ये? रूट को इन्फेक्ट कर देता था इसके। इन्फेक्ट करता था। मोनोकॉट्स की या डाइकॉट्स की? नोड्यूल्स बना। मोनोकॉट्स में क्राउन गोल बनवा देता था ना, ट्यूमर Yes, कोज ma'am. करता था। फिर हमने उसी के अंदर से ट्यूमर वाला जीन हटा के वहां पे एक अच्छे वाला जीन डाला, और वही हमारा क्या बन गया, एक वेक्टर की तरह वर्क करने लग गया, टाई प्लाज्मिड बन गया, ठीक है। एक निमेटोड था, हमने एक निमेटोड के बारे में पढ़ा था, वो निमेटोड भी हमारा किसकी, टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, किसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था वो? मैम टोबैको की कर रहा था। की रूट क्या नाम था उसका निमेटोड का? मेलिडोगाइन कहते हैं। मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया। और टोबैको की ही अभी रूट्स को आपने क्या बताया जिसके अंदर हम करते हैं, डाइकॉट प्लांट था वो, है ना। यस मैम। डाइकॉट प्लांट्स की रूट्स में क्राउल गोल ट्यूमर कौन कोज करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस है, और ये मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया है। मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया निमेटोड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस एक बैक्टीरिया है जो कि डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कोज करता है। नो कंफ्यूजन? डाइकॉट्स में या मोनोकॉट्स में? डाइकॉट्स में, डाइकॉट में मैम। ठीक है। अब हमको ये
हम इस चैप्टर के अंदर ना माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले। माइक्रोब्स इनका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज ये बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है माइक्रोब्स, जिनको सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप से ही हम जिसको देख सकते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई हमारे चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। हम जिस एनवायरमेंट में बैठे हैं ना, जो हवा से हम जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन, उस हवा के अंदर भी हमारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। हम जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे मिलेंगे। तो अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपने घरों में यूज करते हैं, घरों में प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध से दही बनाना, मिल्क से कर्ड बनवाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक बैक्टीरिया विच इज योर लैक्टोबैसिलस, या फिर हम इसको लैब भी बोलते हैं। अब हमें दूध से दही बनवाने में हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा जो कर्ड होता है ना, कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है। तो इसका मतलब हम मिल्क को कैसे बना रहे हैं? विटामिन B12 एनरिच बना रहे हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की हुई डेफिशिएंसी, तो आपको एक डिसीज हो जाएगी विच इज नोन एज पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आपको जब मिल्क से आप दही बनवा रहे हैं तो आप कैसा एनरिच बना रहे हैं उसको? आप उसको विटामिन B12 एनरिच बना रहे हैं। क्लियर? न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा रहे हैं ना आप दूध की, उसको दही में कन्वर्ट करके। फिर उसके बाद आप डोसा, इडली, इन सब के लिए जो घर में बैटर बनाता है, जो डो बनाता है, उन डो के भी अंदर फर्मेंटेशन कौन कराता है? बैक्टीरिया। और वो भी कौन सा? ईस्ट। ईस्ट का दूसरा नाम सेरेगोमाइसिस सर्विसिया। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, ये क्या करता है? डो के अंदर CO2 का प्रोडक्शन करता है। डो के अंदर CO2 प्रोडक्शन, CO2 प्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन है ना। फर्मेंटेशन के अंदर इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। यही CO2 आपके उस डो के अंदर पफीनेस लेके आता है, उसको सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, अब सिमिलरली जो डो हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, उस ब्रेड को भी हम किसके थ्रू बनाते हैं? ना बेकरी से ब्रेड मिलती है, तो इसका नाम याद रखना, बेकर्स ईस्ट हम इसको बोलता है। बेकरी से तो लाता है ब्रेड, तो बेकर्स ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, तो अब इसको हाईलाइट कर लो, क्या क्या याद रखना है आपको? याद रखना है डो हम बनाता है फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है? CO2 का प्रोडक्शन होता है। ब्रेड किससे बनता है? बेकर्स ईस्ट से बनता है, विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अब बोलते हैं कि बहुत सारी अलग अलग टाइप के हमारे पास ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है, फूड्स है, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक नाम याद रखना है, टोडी। टोडी क्या है? टोडी। कौन से एरिया में पाई जाती है? केरल। साउथ इंडिया, केरला वाले एरिया में पाई जाती है। कहाँ से ये टोडी ड्रिंक निकालती है? ये निकलता है आपका फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाल्म। ये एक प्लांट है, उस प्लांट के पाल्म एरिया से निकाला जाता है ये। ठीक है, अब माइक्रोब्स क्या करता है? माइक्रोब्स का यूज हम बाकी फिशेस को फर्मेंट कराने के लिए, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, इन सबको फर्मेंट कराने। लेकिन टोडी पे क्वेश्चन आता है, टोडी कहाँ से निकाला है? साउथ इंडिया से निकाला गया है। और कैसे बना है? फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाल्म से, पाल्म का फर्मेंटेशन करके ये ड्रिंक बनवाई गई है। क्लियर? यस मैम। जिसको हम अगर आप इसको याद रखना चाहें ना, तो इस टोडी ड्रिंक को ना हम पाल्म वाइन भी बोलते हैं। पाल्म वाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो। अब नेक्स्ट चीज आता है चीज। चीज बनवाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब चीज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका टेक्सचर, उनका फ्लेवर, उनका टेस्ट बहुत वेरी करता है। तो अब चीज के अंदर कैसा फ्लेवर आएगा, कैसा टेक्सचर आएगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम उस चीज को बनवाने के लिए किस ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, स्विस चीज बनवाने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी का यूज किया जाता है। रॉकीफोर्ट चीज बनवाने के लिए एक फंजाई का यूज किया जाता है। इस फंजाई का नाम कौन बताएगा? रॉकीफोर्ट ही है ना नाम? यस मैम। रॉकीफोर्ट फंजाई का यूज किया जाता है किसको बनाने के लिए? तो दो टाइप की चीज याद रखनी है। स्विस चीज किसके लिए? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। एंड रॉकीफोर्ट चीज किससे बनवाया जाता है? फंजाई से बनवाया जाता है। क्या बेटा?
मैम कुछ नहीं। मैम चलो ऐसे जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है उनमें भी क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी ने लेकिन रॉकी फोर्ट नाम लिखा हुआ है ना, तो रॉकी फोर्ट एक फंजाई है, उस फंजाई से हम बनाते हैं, इसलिए इसका नाम रॉकी फोर्ट चीज रख दिया गया है। याद रखना जरूरी है ये। ठीक है ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना आपको एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बताया विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, तो इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके मैम। अब ये तो था हमारे घरों में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हम इंडस्ट्रीज में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े साइज के फर्मेंटर्स होते हैं। फर्मेंटर्स इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन इसका, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, बड़े बड़े साइज के वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े साइज के वेसल्स। इसमें इनका साइज भी तो दिया रखता है ना, ये आई गेस अराउंड साइज। बोलो बोलो। 10 to 15 होता है मैम। फर्मेंटर्स नो का नो, साइज 15 से 20 टैंक का ही ना, फर्मेंटर जो करते हैं स्लज वगैरह और स्लज डाइजेस्टर में 10 से 20 है मैम। नहीं, इनका अराउंड होता है साइज आपका सही बोला था मैंने, 10 to 50। 1 लीटर से लेके अराउंड 5 लाख लीटर तक होता है इनका साइज। 1 लीटर से लेके 5 लाख तक। ठीक है, अब इनके अंदर ये सीमा मैम ये जो फर्मेंटर्स और बायोरिएक्टर वो सेम चीज है? अलग अलग है दोनों, बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलेगा, उसमें हम बैक्टीरिया डाल के फर्मेंटेशन कराएंगे। बट बायोरिएक्टर्स के अंदर हम लोग कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करिए, मतलब पूरी रिएक्शन वगैरह सब वहीं पे होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्मेंटेशन होगा। वहां पे कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि बायोरिएक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में रिएक्ट कराएंगे वहां पे अलग अलग टाइप के। तो बायोरिएक्टर्स का साइज दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, बट फर्मेंटर्स का नहीं दिया क्योंकि फर्मेंटर्स का जो साइज होता है बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। क्लियर? यस मैम। चलो ये हो गया। अब सबसे पहले आता है हमारे पास फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस में जितने भी आपकी ड्रिंक्स होती है ना, एल्कोहल्स होती है, वो सारी की सारी आती है, जैसे कि हो गया वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आता है इनमें से कौन सी ड्रिंक, कौन सा बेवरेजेस आपका डिस्टिलेशन के थ्रू बनी है और कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन बनी हुई है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, मैंने साइड में नोट डाउन किया हुआ था, एक सेकेंड विस्की, दिखाती हूँ। ब्रांडी और रम विद डिस्टिलेशन। वाइन विदाउट डिस्टिलाइजेशन। देखो ये रिसर्च, विस्की, ब्रांडी, रम, ये तीनों किससे बनी है? विद डिस्टिलेशन। और वोडका भी, ये चारों की चारों आपकी विद डिस्टिलेशन बनी है। और बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन है। डिफरेंस आप देख रहे हो, जिसका हमने डिस्टिलेशन नहीं किया उसका अल्कोहलिक कंटेंट कितना कम है, लेकिन जब हम डिस्टिलेशन कर देते तो डिस्टिलेशन से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन से बेवरेजेस का अल्कोहलिक कंटेंट हम बढ़वा रहे हैं, अल्कोहलिक कंटेंट बढ़वा रहे हैं। बियर बार्ले से बनती है, वाइन जो है फ्रूट जूस से बनती है, विस्की आपका मॉल्टेड सीरियल से, ब्रांडी फ्रूट जूस से, रम शुगर केन, वोडका पोटैटो, और टोडी आपने पढ़ा है पाल्म। तो ये सब क्या है, ये सब बेवरेजेस है। बियर, वाइन विदाउट डिस्टिलेशन, BW से याद रखना। बाकी जितनी विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका ये सब विद डिस्टिलेशन। मैम ये सबसे परसेंटेज लाइन करनी है जो आपने साइड में लिखा है। नहीं, परसेंटेज नहीं याद करनी है, और मैम जो जिनसे बना है ये सब याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना है, एक बार बस देख लो। ये सब क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कभी भी, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ बस। मैम पॉइजनस कौन सा वाला था, डिस्टिलेशन वाला या विदाउट डिस्टिलेशन? जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होगा, डिस्टिलाइजेशन वाला। डिस्टिलेशन वाला। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट सबसे ज्यादा है। यस मैम। अच्छा, तो ये वाला पैराग्राफ हमारा डन। डिस्टिलेशन वाली कौन कौन सी है हमारे पास?
बियर और वाइन। बियर एंड बियर और वाइन को छोड़ के बाकी विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका। विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका, ये चारों की चारों हमारी विद डिस्टिलेशन बनी है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, हमने देखा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं फर्मेंटर्स में हम क्या बनाएंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम अल्कोहल बना सकते हैं। विद डिस्टिलेशन हम कौन सी बनवाएंगे, विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी बनवाएंगे, वो हमने देख लिया। अब सेकंड केस जो हम इंडस्ट्रीज में करते हैं वो हम करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, नहीं करता है? यस मैम। तो लार्ज स्केल पे जो एंटीबायोटिक्स ma'am. का प्रोडक्शन होता है वो आपका फर्मेंटर्स के अंदर ही किया जाता है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन देखो, ऊपर डिस्टिलेशन विद डिस्टिलेशन पे एक क्वेश्चन गारंटेड मिल जाता है, एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, किसी बायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट काम करता है, बायोटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स ही इनको प्रोड्यूस करते हैं और ये किसी दूसरे माइक्रोब को हार्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा इसका, पेनिसिलिन। यस मैम। पेनिसिलिन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बहुत क्वेश्चन आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने किया था और ये एक बाय चांस डिस्कवरी थी। तो वो डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसके ऊपर वो काम कर रहे थे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, लैब में इस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। जो उनका प्लेट थी ना जिसके अंदर वो कल्चरिंग वगैरह कराते थे, उसको अनवॉश छोड़ के चले गए ऐसे ही। फिर नेक्स्ट डे आके उन्होंने देखा कि वो जो प्लेट थी उस प्लेट के अंदर सारे स्टेफिलोकोकाई डेथ हो रखी थी सबकी। तो फिर उन्होंने पता किया कि आखिर इन बैक्टीरिया की डेथ कैसे हुई, ये ग्रो क्यों नहीं कर पाए। फिर उन्होंने देखा उसके आसपास एक केमिकल उनको मिला, उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। और वो पेनिसिलिन एक मोल्ड क्या होता है, फंजाई, एक फंजाई के थ्रू प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो फिर इनको पता चला कि पेनिसिलियम नोटेटम ये फंजाई एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है। फिर इन्होंने इसके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कवरी सब कुछ किया, लेकिन इस पेनिसिलिन का प्रॉपर एंटीबायोटिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था, ने किया था। ठीक है, और यही एंटीबायोटिक को सबसे ज्यादा फिर यूज किया गया था, कौन से वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किया गया था। अब इस एंटीबायोटिक के पीछे 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और फ्लोरी। इन तीनों साइंटिस्ट को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया, 1945 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो क्वेश्चन, पेनिसिलिन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक फंजाई है। कब डिस्कवर हुआ था, किसके ऊपर काम करते हुए डिस्कवरी होती है, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। इस पेनिसिलिन को प्रॉपर इसका इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, ये सब पोटेंशियल किसने पता किया था, एग्जैक्टली। एंड इसको सबसे ज्यादा यूज कौन से वर्ल्ड वॉर में किया गया था, क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर से वाउंड को ठीक करने के लिए किया गया था। और फिर इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, मैम जॉर्ज पैलेट ने 1855 में क्या हुआ था, स्वान ने थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, न्यू सेल्स। 1855 में रिडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। 1838 और 1839 में शेल्डन शेवान का है। वही मैं सोच रही हूँ 1855 कहाँ से आ गया। 1855 रिडोल्फ वर्च्यू ने ये चीज दिया था। ठीक है, तो सेकेंडरी सैटेलाइट होती है उसका, अरे नाम बता दिया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम सैटेलाइट, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन राइबोसोम का साइज मैम 15 to 20 नैनोमीटर। वेरी गुड, 15 to 20 नैनोमीटर। GLUT4 का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज ट्रांसफर करना, enable glucose into the सेल के अंदर सेल्स।
वेरी गुड। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में किस बॉन्ड के थ्रू लिंक कराएंगे? मैम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ज्वाइन कराएंगे। वेरी गुड। एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस जो सिर्फ जो डीएनए आरएनए दोनों में यूनिक है, मतलब साइटोसिन। साइटोसिन सेम है एग्जैक्टली, कैसा पाइरीमिडीन। वेरी गुड। पेकाइटीन स्टेज की यूनिक कैरेक्टर? मैम उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर होती है, नॉट क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें। रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के लिए एंजाइम का नाम? मैम रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेज होता है। वेरी गुड। स्पोरोपोलिन किससे स्पोरोपोलिन कौन सी लेयर है, एक्साइन या एंटाइन? एक्साइन। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसमें पाया जाता है? मैम एम्ब्रियोसेक में। एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन में। एग apparatus क्या होता है? मैम जिसमें दो सिनर्जिड होते हैं और एक एंड सेल होता है, जिसमें एंड को गाइड करता है कोलन से। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। मैम एग एपरेटस होता है कि दो सिनर्जिस प्लस में एक एग सेल। ठीक है। और एक डेक्टाइलीफेरा हमने पढ़ा था, फाइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, उसका सीड का कितना लाइफ स्पेन होता है? मैम 2000 था। 10,000 years। मैम 2000 था। कौन बताएगा सही, 2 था या 10 था? मैम 2 था। 2000 था। मैम 2 था, 10 नहीं था। 10,000 किसका था? मैम आर्किटिकस। मैम जो कि आर्किटिक्स था। लिपाइनस एरेक्टिकस का था। चलो, तो इस मीन्स हम लोग पुराने जितने हम चैप्टर कर रहे हैं वो रिवाइज कर ही रहे हो साइड बाय साइड। ठीक है, चलो। अब बैक्टीरिया हमने देख लिया कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर हम बेवरेजेस बना लेंगे विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, या फिर हम एंटीबायोटिक बना लेंगे स्टेफाइलोकोकाई के साथ काम करते हुए। पेनिसिलियम नोटेटम एक पेनिसिलिन सिक्रीट कर रहा था। तीनों साइंटिस्ट के नाम भी हमको याद रहेंगे। इसके बाद हमारा जो एंटीबायोटिक्स है, इन एंटीबायोटिक्स को ऑब्वियसली हम यूज किसके लिए करेंगे? बैक्टीरियल डिसीजेस को सही करने के लिए करेंगे, जैसे प्लेग हो गया, वुपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, इन सबको किल करने के लिए यूज किया जाएगा। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला आता है। मैच द फॉलोइंग वाला। अब यहाँ पे हाईलाइट करते चलना क्या क्या याद रखना है। एस्परजिलस नागर क्या है? एक फंगस है। कौन सा केमिकल सिक्रीट करता है अपने अंदर से? सिट्रिक एसिड। किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, क्या प्रोड्यूस करता है? तीनों याद रखना है। एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड सिक्रीट करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ईस्ट क्या है? ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम है इसका, जो कि इथेनॉल प्रोड्यूस कराता है। लाइपेज क्या है? लाइपेज आपका डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। आपके जो कपड़े, मतलब आपका डिटर्जेंट है ना, उस डिटर्जेंट के अंदर मान के चलना लाइपेज पाया जाता है, ताकि आपके कपड़ों पे जो ऑयल स्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं ना, वो सारे ऑयल स्टेन को वो डाइजेस्ट कर जाए। तो लाइपेज का यूज किस में किया जाता है? डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। क्यों? ताकि ऑयल स्टेन्स जो है वो सब रिमूव हो जाए। लॉन्ड्री में इसको यूज किया जाता है। आपके जो बॉटल वाले जूसेस आते हैं उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स नहीं होते ना, बिल्कुल प्लेन जूस आता है मार्केट वाला। जब घरों में जो जूस बनाते हैं उसके अंदर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो बड़ी इरिटेट लगती है पीने में, है ना? वो क्यों? क्योंकि जो बॉटल्ड वाले जूसेस होते हैं ना, उसमें एक एंजाइम डाल देते हैं। कौन सा? एक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अभी क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा फाइबर होता है ना, वो सारे फाइबर को क्लियर कर देता है। नेक्स्ट मैम ये डाइजेस्ट कर लेता हूँ फाइबर्स को, सबको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। कहीं पे भी आपकी बॉडी में क्लोट बन रहा है तो उस क्लोट को रिमूव करने का काम करेगा। अब अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो सकता है, क्योंकि ब्लड पूरी तरीके से आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लॉट को रिमूव कर रहा है ब्लड वेसल से, तो आपको क्या कैसे बचा सकता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो कि क्लोट बस्टर है। मैम इन्फेक्शन क्या होता है? क्या बेटा?
मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल मतलब आपके हार्ट के अंदर कुछ भी लाइक डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको हम, इन्फेक्शन। आपके हार्ट के अंदर कुछ भी डिसफंक्शनिंग आ रही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिने किससे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है और इसका काम क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, एक आपके इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करने का काम करता है। और इसको हम यूज कहाँ करेंगे? जब हम किसी पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमें चाहिए ना कि उसका ऑर्गन उसकी बॉडी में पूरी तरीके से सेट हो जाए, तब तक हम उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन करके रखें। तो साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से लिया जाता है, जो कि आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। नेक्स्ट स्टेटिन एक ईस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज मोनिस्कस परप्यूरिस। ये क्या काम करता है? आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अभी कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करता है? ये कम ऐसे करता है, वो एंजाइम जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कर रहा है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। बताया था ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंजाइम की एक्टिव साइट से आके कॉम्पिटिटर बाइंड कर जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे फंक्शन करता है स्टेटिन। क्लियर? यस मैम। फंक्शन याद रखना है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो सब याद रखना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपने हाउस होल्ड में कैसे यूज करेंगे। हम अपने घरों में ब्रेड बनाने के लिए, इडली डोसा चीज इन सब बनाने के लिए यूज करता है। फिर इंडस्ट्री में हम लोग एल्कोहल्स बनवाने के लिए यूज करेंगे, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज करेंगे। फिर हमने देखा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं और उन केमिकल का अलग अलग फंक्शन है अलग अलग जगह पे। कोई बॉटल जूस को क्लियर कर रहा है, कोई हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े। अब नेक्स्ट हम माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे कि हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। अब सीवेज क्या होता है? सीवेज जो हमारे घरों से जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सीवेज। सीवेज में कौन सा वेस्ट आता है? पानी वाला वेस्ट या फिर वैसे वाला सूखे वाला वेस्ट? पानी वाला वेस्ट। पानी वाला वेस्ट आता है सीवेज, ठीक है। ये पूरा का पूरा वाटर वाला वेस्ट है आपका। अब इसके अंदर क्या है? अब नॉर्मली क्या होता है ना कि किसी भी सिटीज एरिया में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको उठा के डायरेक्टली ऐसी वाटर बॉडीज में डाल देता है, नदियों वगैरह में बाहर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सब पॉल्यूट होती चली जाती है। अब ये हमको बोलते हैं कि भाई आप लोग उसको वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले अगर आप उसको लेस पॉल्यूटेड बना दो तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे जो आसपास की वाटर बॉडीज है वो सब खराब नहीं होंगी। तो इसीलिए ये मेथड बनाया गया, ट्रीटमेंट बनाया गया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी सीवेज प्रोड्यूस होता है उस सीवेज को लेस पॉल्यूटेड बनाते हैं। अब सीवेज जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा उसका बीओडी होगा या नहीं होगा? यस बीओडी, बीओडी क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल भी बोलता है इसको, बायोकेमिकल भी बोलता है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ पे, क्योंकि एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी ऑक्सीजन डिमांड है। अब मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है ना? यस मैम। यस मैम। तो जितना ज्यादा इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उतने ही ज्यादा इसके अंदर बैक्टीरियाज आएंगे। यस मैम। अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे। यस मैम। यस मैम। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो अब जितना ऑर्गेनिक मैटर उतनी ही ज्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिएगी इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को। यस मैम। मोर पॉल्यूटेड मोर ऑर्गेनिक मैटर, मोर द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उतनी ही ज्यादा उनकी ऑक्सीजन डिमांड। तो मोर पॉल्यूटेड इज इक्वल्स टू मोर बीओडी। यस मैम। मोर पॉल्यूटेड मतलब मोर बीओडी। तो इसका मतलब हमको क्या कराना है? पानी को लेस पॉल्यूटेड बनाना है। तो लेस पॉल्यूटेड हम कैसे बनाएंगे उसको? उसका बीओडी कम कर देंगे। यस मैम। मतलब मैम बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, और अगर कम करना है तो उसे इनवर्स में ला देंगे। कम कर देंगे।
ठीक है, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड उतनी ही ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यस मैम। अब हमें वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट देखो कैसे होगा। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास सपोज एक टैंक दे दिया आपको और उस टैंक के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदा पानी है उसके अंदर, तो पहला मेथड आप लोग वहां पे क्या करोगे कि उस पानी के अंदर जितने भी पत्थर वत्थर हैं, जितना भी वैसा वेस्ट मटेरियल सारा उसको हटाओगे। तो सबसे पहले आप उसके अंदर लगाओगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर लार्ज और स्मॉल साइज के जितने भी पार्टिकल है ना उनको हटाओगे। कैसे, आप उसके ऊपर कोई छलनी वगैरह रख दोगे, फिल्ट्रेशन करा दोगे, तो सारा का सारा जितना बड़े बड़े साइज का है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी नीचे निकल जाएगा। यस होगा या नहीं होगा? फिर Yes, सेकंड ma'am. चीज, अगर आपके पानी के अंदर कोई रेत वगैरह है, कोई मिट्टी वगैरह है, उसको कैसे हटाओगे? वो सारा का सारा पानी में नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसका। होता है ना, पानी के अंदर रेत सारा नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर ऊपर से हटा दो तो रेत अलग हो गया। यस हुआ? मैम। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो मेथड्स हुए, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। मैम। इसके थ्रू हमने क्या किया, जितने भी लार्ज और स्मॉल साइज के मटेरियल्स थे उनको हटा दिया और जितने भी सोयल और स्मॉल स्मॉल साइज के पेबल्स थे उनको हमने सेडिमेंटेशन से हटा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये टैंक था, इसके अंदर आपने ऐसे ऊपर फिल्टर पेपर लगाया, बड़े बड़े साइज के ऊपर रह गए, छोटे छोटे साइज के नीचे रह गए। अब ये जो पानी बचा ना यहाँ पे, इस पानी को आपने, ये ऑल सॉलिड्स दैट सेटल, जो सबसे नीचे सेटल डाउन हुए ना, इसको हमने बोला कि मेरा पहला स्लज आ गया। स्लज का मतलब कूड़ा कचरा आ गया, फर्स्ट स्लज, प्राइमरी स्लज। मैम डेब्रीज का मतलब? डेब्रीज का मतलब पत्थर। ओके मैम। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट स्लज आ गया। अब हमने क्या किया, ये जितना ऊपर का है सुपरनेटेंट फॉर्म है, इसको उठाया, निकाला यहाँ से, इसको सबको उठाया और एक दूसरे टैंक में डाल दिया। तभी तो, क्योंकि नीचे हमारा सेडिमेंट है ना। यस मैम। नीचे सेडिमेंट है, ऊपर वाला है, ऊपर वाले को हटा दिया, नीचे सेडिमेंट है, एज इट इज रहा। इस पानी को उठाया, फिर हमने इसको किधर ले गए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। ठीक है, अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली हमको क्या करना है, इस टैंक के अंदर, जैसे मेरा सेकेंडरी वाला है, ठीक है, इस टैंक के अंदर ऑब्वियसली लार्ज साइज के जितने पार्टिकल वार्टिकल सब हटा दिए हमने। अब इसके अंदर बचा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बचा होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर को हमें क्या कराना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। यस तो मैम। हमको क्या चाहिए, अब हम इस टैंक के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएं। तो हमने क्या किया, ये जो मेरा इफ्लुएंट बचा, इसको एक बड़े से एरेशन टैंक में डाला। एरेशन टैंक क्यों रखा, एरेशन टैंक इसलिए रखा ताकि इसमें हवा पास होती रहे, और हवा में ही तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, हवा आती जाती रहे। खुले में कोई चीज रखी रहती है वो ज्यादा जल्दी खराब होती है ना, एज कम्पेयर टू द बंद टाइट उसमें रखी रहती है कंटेनर में। यस मैम। तो ये एरेशन टैंक है बड़े बड़े साइज का। तो यहाँ पे क्या करा हमने, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, मतलब हम उसमें इसको जितना इसके अंदर ये इफ्लुएंट था ना, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहे, एजिटेशन उसके अंदर करते रहे, एंड उसके अंदर एयर पंप करते रहे। क्यों एयर पंप करते रहे, ताकि जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स है ना वो विग्रस ग्रोथ करे, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। किसके अंदर, इसके ऊपर मान के चलना ऐसे ना, एक हमने जाल टाइप से लगा दिया। अब उस जाल को हम बोलते हैं फ्लॉक। ये फ्लॉक किससे बना था, ये फ्लॉक आपका बना था बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस के फिलामेंट से मिलके बना था। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसको लिख लो, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किससे बना है, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से बना है। अब ये फंगल फिलामेंट, वो फिलामेंट वो उसके हाइपीज होते हैं जो, उनसे, यस मैम। उनसे मिलके बना है ये। अब ये क्या काम करता है, इसका काम होता है ज्यादा जल्दी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सारा ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कराना है फटाफट से। व्हाइल ग्रोइंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। फ्रेंड के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। अब जितना उसको कंज्यूम करते जाएंगे, इट मींस उसका जो बीओडी है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। यस मैम। अब बीओडी की डेफिनेशन ही हमको लिखते देते हैं। बीओडी क्या होता है, बीओडी मतलब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। ये बोलता है कि 1 लीटर पानी में जितने भी हमारे पास कितना ऑक्सीजन की डिमांड होगी बैक्टीरियाज की,
क्योंकि जितना ज्यादा उनकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतना ही ऑर्गेनिक मैटर वो डाइजेस्ट कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन उसका कर रहे होंगे। तो बीओडी हमको क्या बताता है? बीओडी ऑक्सीजन का अमाउंट हमको बताता है कि कितना ऑक्सीजन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज किया ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और किसमें मेजर करता है? 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर ये चेक करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उन्होंने यूज की होगी इट मींस उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करा होगा पानी से। यस मैम। ठीक है, तो हमें इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कब तक अपने सीवेज को ट्रीट करना है? जब तक हमारा बीओडी पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हो जाता, Reduce. until the BOD is reduced। तो BOD हमको क्या बताता है? BOD हमको बताता है कि कितना ऑक्सीजन का अपटेक हुआ बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सैंपल ऑफ वाटर। दस BOD हमको डायरेक्टली क्या बता रहा है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर हमारा वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ग्रेटर द BOD, जितना ज्यादा पानी का BOD है उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यस ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एक बार फिर से देखो। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले फिल्ट्रेशन कराया, फिर सेडिमेंटेशन कराया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने एरेशन टैंक यूज किया। क्वेश्चन आता है किस टाइप का टैंक यूज किया? एरेशन टैंक यूज किया। कॉन्स्टेंटली इसको एजिटेट कराते रहे और बहुत सारी एयर पंप करते रहे। क्यों? ताकि जो हमने फ्लॉक लगाया है ना, फ्लॉक इज बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट, उसके थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी ग्रो करे। क्योंकि जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे उतना ही जल्दी हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन यूज करते चले जाएंगे हमारे बैक्टीरिया, उतना ही BOD रिड्यूस होता चला जाएगा। और हमें इस ट्रीटमेंट को कब तक करते रहना है? जब तक BOD हमारा बिल्कुल का। तो यहाँ पे क्या करता है? इसके अंदर डाल के छोड़ देता है सीवेज को और BOD चेक करते रहते हैं। फिर देखता है कि भाई BOD बहुत कम हो चुका है। तो एक बार BOD पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका, उसके बाद क्या किया? जितना भी हमारा इफ्लुएंट है उसको एरेशन टैंक से निकाल के किस में डाल दिया? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में डाल दिया। क्यों सेटलिंग टैंक में डाला? क्योंकि भाई वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो हार्मफुल है। अब हम ऐसे थोड़े ना एरेशन टैंक से उठाया और उसको नदियों में डाला है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो नदियों के अंदर हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं। अब हमें उस सीवेज के अंदर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? उसको सेटलिंग टैंक में डाला। सेटलिंग टैंक में क्या होगा? जितने भी हमारे फ्लॉक्स थे ना, ये सारे फ्लॉक्स नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्यों एक्टिवेटेड स्लज बोला? क्योंकि अब ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेडिमेंटेशन आ गया है। इसी एक्टिवेटेड स्लज को जब मैं दूसरी बार कोई सीवेज ट्रीटमेंट करूंगी वहां पे डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मैं दूसरे एरेशन टैंक में डालूंगी इसको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के पार्ट को हम किसी दूसरे एरेशन टैंक में डाल सकते हैं, बिल्कुल इनोक्यूलम के जैसे ट्रीट करने के लिए। और जितना ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा हमारा द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज, उसको वापस से हम लार्ज टैंक में डाल देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर। तो स्लज का कुछ पार्ट हम एरेशन टैंक में डालेंगे, कुछ पार्ट बड़े बड़े साइज के जो हमारे टैंक है उनके अंदर डालेंगे। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा? ऑब्वियसली एनारोबिकली किसी चीज की ग्रोथ कराएंगे हम, एनारोबिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंजाइज की ग्रो कराएंगे जो कि एनारोबिक ग्रो हो। अब ऑब्वियसली एनारोबिक ग्रो करेंगे तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे। एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में अपने साथ क्या निकालेंगे? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी मीथेन इन्हीं का यूज करके क्या बना दे रहे हैं हम? बायोगैस। तो मतलब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू देखो कितना फायदा कर रहे हैं, अपनी नदियों को बचा रहे हैं पोल्यूटेड होने से, एज वेल एज हम बायोगैस का भी प्रोडक्शन कर दे रहे हैं वहीं से। यस मैम। मैम इनोक्यूलम क्या होता है? जैसे होता है ना दूध के अंदर एक चम्मच मम्मी दही डालती है तो उसको इनोक्यूलम बोलते हैं, स्टार्टर के जैसे, वो स्टार्टर होता है जैसे। ओके। दूध में जो वो एक चम्मच दही डालते हैं उसको भी इनोक्यूलम बोलता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में किसी चीज को ऐड करना। ठीक है, अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से हमारे पास इफ्लुएंट बच के आएगा उसको हम अपनी रिवर्स और स्ट्रीम्स में डाल के डिस्पोज कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चन आएगा प्राइमरी स्लज क्या था, एक्टिवेटेड स्लज क्या है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर आ रहा है? 3 गैसेस का मिक्सचर है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन आता है
किस किस का मिक्सचर है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये हो गया। बाकी ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे। ये वाला लाइन याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान या फिर यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, किस लिए? हमारे जितने भी रिवर्स हैं उनको पोल्यूट होने से बचाने के लिए। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे, जिसके अंदर ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही हम डिस्चार्ज कर सकते हैं रिवर्स के अंदर। और आसपास वाले जो लोग हैं रिवर्स के, उनको लोगों को एजुकेट किया, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया कि वो अपने अपने आसपास सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है। तो एक्शन प्लान याद रखना, दो प्लान है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। बाकी क्वेश्चन और नहीं आया यहाँ से कभी। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हम बायोगैस का फॉर्मेशन। एक तो देखो अभी हमने बायोगैस बनाया, किस किस का मिक्सचर था? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, Carbon dioxide. ये बायोगैस तो हमने किससे प्रोड्यूस कराई? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। अब फिर से हम बायोगैस का प्रोडक्शन कराएंगे। किसके लिए हम उसको यूज करेंगे? अगेन वही फ्यूल के लिए। बायोगैस के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मिथानोजेंस। नेचुरली मिथानोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? कैटल से रूमिनेंट, कैटल्स के रूमिनेंट या फिर रूमिनेंट मतलब होता है जो कैटल्स का स्टमक होता है ना, उसको स्टमक को रूमिनेंट बोलता है, रूमिनेंट। ठीक है, तो कैटल्स हो गए, बुफेलोज हो गए, इनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है? अब हमको यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन कराना है, वो भी किससे? काउ डंग से प्रोडक्शन कराना है। तो इसका मतलब जितना भी कैटल्स का एक्सक्रीटा है, उस एक्सक्रीटा के अंदर नेचुरली मिथानोजेंस प्रोड्यूस होंगे। अब उन्हीं का यूज करके हम लोग यहाँ पे गोबर गैस का फॉर्मेशन कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने प्लांट लगाया, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, यहाँ पे बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट का टैंक का साइज याद रख लो। कितना साइज है? 10 to 15, 10 से 15 फीट। 10 से 15 फीट का है। इसके अंदर क्या करता है? सारा का सारा जितना भी बायो वेस्ट है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं एंड एक स्लरी बना लेते हैं उसका पूरा का पूरा। इसका डायग्राम याद रखना। ये पेपर में भी आया था डायग्राम। ये डायग्राम देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टर है, इधर से काउडंग और इधर से वाटर ऐड कर रहे हैं, ये पूरा इसका स्लरी बन रहा है, यहाँ से स्लरी बन के इधर आ रहा है ये आपका। और यहीं पे आपके मिथानोजेंस वगैरह हैं जो कि मीथेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये आपकी मीथेन गैस यहाँ से निकल के इधर इकट्ठी होती जा रही है। और जितना भी स्लज बनता जा रहा है ना, वो स्लज सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है। दूसरी गैस कौन सी होती है? CH4 H2O H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखना, डायग्राम याद रखना है सिर्फ इसके अंदर, बाकी सारी की सारी इन्होंने वही चीजें लिखी हुई हैं, क्वेश्चन नहीं आता इससे इतना। मैम ये गोबर से प्रोडक्शन हो रहा है ना मीथेन का? क्या क्या? मैम ये गोबर गैस से मतलब प्रोडक्शन ये हो रहा है? मीथेन का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हो काउडंग से ही करा रहे हैं नेचुरली। ठीक है, अब इसके अंदर ये लास्ट जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। टेक्नोलॉजी जो है बायोगैस प्रोडक्शन की, वो इंडिया के अंदर कहाँ से आई थी? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI से आई थी, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ये दो कम्युनिटीज थी जिन्होंने मिलके बायोगैस प्रोडक्शन को लेके आए थे। एंड बाकी वो लिखा हुआ है कि विजिट करना है नियर विलेज में बायोगैस प्लांट वगैरह कोई सब। तो दोनों का नाम याद रखना, IARI KVIC, फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब माइक्रोब्स को हम यूज करेंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है किसी पेस्ट को रोकना है हमको, जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था ना, BT कॉटन में बैसिलस thuringiensis, तो वो भी तो एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह ही था। यस मैम। तो सेम यहाँ पे भी ये बता रहा है कि हम कुछ ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट या फिर डिसीज हाईलाइट करके चलना है यहाँ पे भी सिर्फ। कहाँ गई मेरी लाइन? पन्ना फ्लोरा। ये रहा।
लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, रेड एंड ब्लैक मार्किंग की, लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, इन दोनों का यूज किया जाता है किससे रेड पाने के लिए? रेड का मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए, एंड मॉस्किटो। तो लेडीबर्ग एक बायो कंट्रोल एजेंट की यूज कर रहे हैं, किसके लिए? एफिड्स के लिए, और मॉस्किटो ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज क्या करती है? सारे के सारे मॉस्किटोज को किल करा देती है खुद से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास, बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल तो हम बीटी कॉटन वाला पढ़ ही चुके हैं। इसको यहाँ पे इन्होंने लिखा, हमारे जितने बटरफ्लाई कैटरपिलर्स है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, इनको कंट्रोल करने के लिए। लेडीबर्ड, एफिड्स, मॉस्किटो से ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो से ड्रैगन फ्लाइज, और एफिड से छुटकारा पाना है तो लेडीबर्ड का यूज करेंगे। याद रखना है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस से बटरफ्लाई कैटरपिलर। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे, ये सेकेट समझते हो? सेकेट्स क्या होता है? सेकेट्स का मतलब होता है पाउडर, पाउडर्ड फॉर्म के अंदर भी आपका, पाउडर्ड फॉर्म में मिलते हैं ये। इनको पानी में मिक्स करो और प्लांट के ऊपर अपना स्प्रे कर सकते हैं हम, जैसे कि आपके ब्रेसिकास या फिर फ्रूट ट्रीज है उनके ऊपर इजीली हम स्प्रे कर देंगे, तो कोई भी इंसेक्ट आके इनको खाने की कोशिश करेगा तो वो पाउडर्ड वाला स्ट्रक्चर उनके बॉडी में चला जाएगा। तो होते हैं ना ये खा यही लेते लिखा, आपके लार्वा के गट में जाएगा, टॉक्सिन रिलीज होगा, लार्वा किल हो जाएगा और इट विल किल द कैटरपिलर। बाकी जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, देखो ये क्या कर रहा है? बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की कैटरपिलर को किल करेगा। कौन से को? जिनका जो गट है वो एल्कलाइन मीडियम का होगा, सिर्फ उनको कट करेगा ना। बाकी दूसरे इंसेक्ट्स जिनका गट एल्कलाइन नहीं होगा उनको किल नहीं करेगा। यस तो मैम। ये इनकी जो एक्टिविटी है वो नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? नैरो। नैरो स्पेक्ट्रम है, ये याद रखना है। नैरो स्पेक्ट्रम, इंसेक्टिसाइडल की तरह यूज कर रहे हैं हम उसको, यस मैम। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। क्लियर? नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में लिखाता है हमारे पास, फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फ्री लिविंग फंजाई है जो कि क्या करता है, जनरली आपकी रूट्स के अंदर पाया जाता है। और ये कैसे इफेक्टिव है? बहुत सारे प्लांट पैथोजन के लिए इफेक्टिव है। मतलब आपका नॉर्मली रूट्स के अंदर मिलेगा ट्राइकोडर्मा, और प्लांट के अंदर होने वाले कोई भी पैथोजन्स आ रहे हैं तो उन सब पैथोजन्स को किल करने की कोशिश करता है ट्राइकोडर्मा। किसके लिए यूज होता है जनरली? ये प्लांट पैथोजन्स के लिए बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है? नेक्स्ट, बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस क्या करता है? बैक्यूलो वायरस आपके इंसेक्ट्स हो गए, ऑर्थ्रोपोडाज हो गए, इन सबको किल करने का काम करता है। किस जीनस से बिलोंग करता है? ये बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस। अभी बोलते हैं ये जो वायरस है ना, ये वायरस भी स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज को ही किल करेंगे, हर एक स्पीसीज को किल नहीं करेंगे। इसलिए क्या लिखा है इन्होंने इसको? नैरो स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इनका प्लांट्स हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड स्पीशीज, इनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। सिर्फ किसके ऊपर आता है? इंसेक्ट्स के ऊपर या फिर आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। ठीक है? अब यहीं पे एक हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। याद रखना है। बैक्यूलो वायरस किस जीनस से है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस किस किस को किल करता है? इंसेक्ट्स और ऑर्थ्रोपोडास को किल करता है। ट्राइकोडर्मा प्लांट पैथोजन से हमको बचाता है। बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर के अगेंस्ट वर्क करता है। लेडी बर्ड एफिड्स के थ्रू, और मॉस्किटो के लिए ड्रैगन फ्लाई। याद रहेंगे सब? यस मैम। नेक्स्ट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर होता है ना, जैसे इसमें फार्मर्स वगैरह फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, तो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले ना यूज करके हम किसका यूज कर ले? फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिजम्स का यूज कर ले। अब फर्टिलाइजर्स क्यों डाले जाते हैं? फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन मिल जाए, तो उसकी जगह पे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डाल दे। यस मैम। तो फर्टिलाइजर्स का मेन फंक्शन क्या होता है?
सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करना, ये सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को ना। तो अब ये बोलते हैं कि हम बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर हम क्या क्या हो सकता है, हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। अब वो चैप्टर था ना हमारा मिनरल न्यूट्रिशन जो डिलीट हो चुका है, यस मैम। यस मैम। वही चैप्टर वाला कुछ डेटा है यहाँ पे, ठीक है, वही वाला चैप्टर का डेटा है। अभी बोलते हैं जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर हमारे पास एक राइजोबियम, एक बैक्टीरिया वर्क करता है जो कि उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ कौन रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में? राइजोबियम। राइजोबियम। ये क्या करता है, उनकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है, क्योंकि N2 की फॉर्म में कभी भी प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो नाइट्राइट इसको अमोनिया में NH3 और NH2 या फिर और भी फॉर्म्स है, उन सब में कन्वर्ट इसको करके देना पड़ेगा अलग अलग फॉर्म्स में। बाकी कुछ और बैक्टीरिया है जो कि, ये तो देखो सिम्बायोटिक वाला है, अब कुछ फ्री लिविंग वाले भी है, तो फ्री लिविंग वाले एग्जांपल याद रखना, एजोस्पिरिलम, एजोबैक्टर, सिम्बायोसिस राइजोबियम, और फ्री लिविंग एजोस्पिरिलम, एजोबैक्टीरियम। नेक्स्ट मैम माइकोराइजा। हाँ जी बेटा, मैम एक बार रिपीट करना। दो केसेस याद रखने हैं। राइजोबियम जो होता है वो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल पार्टनरशिप जिसको बोलता है। और कुछ बैक्टीरिया फ्रीली रहते हैं सॉइल के अंदर, एजोस्पिरिलम और एजोबैक्टर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम, फ्री लिविंग एजोस्पिरिलम, एजोबैक्टर। माइकोराइजा सबको पता है, माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें आपका फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहता है। कौन रहता है आपका? ग्लोमस मेंबर्स जो होते हैं वो आपके माइकोराइजा। ग्लोमस मतलब आपका जिम्नोस्पर्म ना, जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पे रहता है। इनका फंक्शन क्या होता है, जो ये आपका फंगस है ये हमारी फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको प्लांट को देता है, और रिटर्न में हमारी प्लांट्स के को क्या बेनिफिट है, प्लांट को फॉस्फोरस वगैरह मिल रहा है और फंजाई को रहने के लिए जगह मिल रही है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन जो अदर बेनिफिट, जैसे कि आपका रूट बॉर्न पैथोजन से भी आपको बचाता है, हाई से हाई सेलाइन कंडीशन में भी टॉलरेट रहने के लिए रहता है, डॉट हो गया, या फिर वो भी प्लांट ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये दिखाता है हमारे पास। कौन? फंगस। फंगस कौन सा? ग्लोमस। किसके साथ रहता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब वही ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। यस मैम। यस मैम। ये आपका ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, क्योंकि इसमें एग्जांपल है ना नॉस्टोक, एनाबीना। ना बिना यस मैम। कौन सी सेल होती है इसके पास जो नाइट्रोजन करती है? हेटेरोसिस्ट सेल। म्यूसिलेजिना शीट होती है बेटा इसके चारों तरफ। सेल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है वो हेटेरोसिस्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है। तो तीन एग्जांपल याद रखने, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्किलोटेरिया। ये तीनों के तीनों जनरली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। पैडी, पैडी प्लांट्स मतलब राइस प्लांट। साइनोबैक्टीरिया ये सब भी, इनके अंदर भी ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह फंक्शन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बता रहे हो, ये एक ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है सॉइल के अंदर और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। वही जितनी हम पुरानी चीजें पढ़े हैं ना, हमने कुछ कुछ उसमें पढ़ा है बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में, कुछ कुछ मिनरल न्यूट्रिशन में, वही चीजें इन्होंने रिपीट करके दी हुई है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अगर आप बहुत शॉर्ट नोट बना लो ना, मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगेंगे इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में, इससे ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता इसमें। तो आज चैप्टर हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी नहीं खोलोगे, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट बना के रखना, उन शॉर्ट नोट को पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता ही नहीं है। मैच द फॉलोइंग वाला या बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। मैम ये एनाबेना, नॉस्टॉक और फैसिलिटोरिया भी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो रहे हैं? ये तीनों के तीनों भी बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स का काम ही है हमारे पास फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। ओके मैम। और ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। मैम जो आप वो एंटीबायोटिक है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है या फिर अमेंसलिज्म का? एंटीबायोटिक में क्या, एक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और एक के ऊपर
No जीरो। impact. तो किसका है? Neutral. एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, ठीक है। और मैम माइकोराइज एंड ग्लोमा तो म्यूचुअलिज्म का होगा। वो तो म्यूचुअलिज्म है, दोनों पे बेनिफिट है। हाँ मैम मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे, वो पीडीएफ के, वो बता दें। जो आपने आपने कहा क्वेश्चन मतलब दिया है उसमें पूरी 12th है या सिर्फ इकोलॉजी है? नहीं बेटा, पूरी 12th है, पूरी पूरी है 12th के हर एक चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो सारे अराउंड 200 क्वेश्चन मैंने डाले हैं वहां पे। अगर आपने वो कर लेना, आपको Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस आ जाएगा 12th में। ह्यूमन फिजियो के भी 200 क्वेश्चन थे, लेकिन आई के क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहे थे। मैंने कहा क्या आई भी आ रहा है क्या, पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो साक्षी, आपने जो भेजा था ना वाइबिलिटी ऑफ सीड, सीड का वाइबिलिटी हम कैसे टेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसका जो आंसर डीएमएसओ है, ठीक है, आउट ऑफ और मैम एनसीईआरटी वो है। सेल वाला जो था वो क्रॉसिंग ओवर, उसमें कंफ्यूजन होता है मुझे नॉन होमोलोगस और होमोलोगस। देखो, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमाटिड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। देखो मैंने आपको ना एक डायग्राम बना के बताया था, दो क्रोमोसोम्स के बीच में होता है ना क्रॉसिंग ओवर। यस मैम। यस मैम। इस क्रोमोसोम के लिए ये इसकी सिस्टर क्रोमाटिड है, यस मैम। इस क्रोमोसोम के लिए इसकी। अब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? दो क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड के बीच में। तो ये क्या है? एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैम यहाँ पे होमोलोगस क्यों बोला हमने? दो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है ना, क्योंकि हाँ इन्हीं के बीच में हमने वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते थे? होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग हुआ था इनके बीच में। यस मैम। तो मैम इसका ये एक आंसर होगा मदर का होगा, एक फादर क्या का, क्या? और दोनों एक ही चीज के लिए कोड कर रहे होंगे, इसलिए बेटा होमोलोगस मदर बोलते हैं। फादर वाले, मदर फादर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी यहाँ पे गेमीट्स बनवा रहे हैं ना, मियोसिस है ये, गेमीट्स बन रहा है। तो गेमीट्स हमेशा आप देखो ना, एक मम्मी पापा के 4 बच्चे, तो चारों के चारों बच्चे अलग होते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गेमीट्स बनते टाइम हर बार रैंडमली क्रॉसिंग ओवर होता है, किसी भी क्रोमोसोम के बीच में कोई भी दो क्रोमोसोम मिलके होमोलोगस बना लेता है रैंडमली, और उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे रहा है और इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जा रहा है, रैंडमली क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से हर बार अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स पैदा होता है। तो इसका आंसर होगा साक्षी, सेकंड होना चाहिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पेकाइटीन में होता है, पैकाइडीन में। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इसमें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम से आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम हमने लैम्प ब्रश नहीं पढ़ा। चलो लैम्प ब्रश Yes, को ma'am. अभी के लिए छोड़ देते हैं। एलोसोम्स तो पता है, एलोसोम्स आर आल्सो नोन एज 6 क्रोमोसोम्स, करेक्ट है? यस मैम। है ना? सब मेटासेंट्रिक में एल शेप ही आती है, करेक्ट है? करेक्ट है ना? जो हमारे oocytes है एम्फीबियंस के, वो किसके अंदर होता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में होता है वो। मैम इसमें और फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन हो रही ये थी। वाला इनकरेक्ट होगा क्योंकि पॉलिटीन जो है वो उस साइड में नहीं। किसके अंदर होता है पॉलीटीन? मैंने आपको समझाया हुआ है पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी, पॉली का मतलब मैनी, टीन का मतलब क्रोमैटिड्स, जिसके अंदर बहुत सारी क्रोमैटिड्स पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीटीन। बंच होता है इनके अंदर पूरा का पूरा क्रोमैटिड्स का, ठीक है। अब ये क्रोमैटिड जनरली कहाँ पे पाया जाता है? जैसे कि हमारे पास कॉकरोच है, कॉकरोच की मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है। कॉकरोच की मेल्फिजियन ट्यूब्यूल में आपने देखा था ना कितने ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, कितनी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल यस थी मैम। वहां पे? 100 अराउंड थी ना, 100 से 150। 100 से 150, 100 से 150। हाँ, यस मैम। तो उसको पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बोलेंगे हम यहाँ पे। ये आपका
पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है? जनरली आपकी इंसेक्ट्स के अंदर ये पाया जाता है। और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखता है पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियंस। तो हमारा जो एम्फीबियंस, क्या एम्फीबियंस हमारे पास जो फ्रॉग वगैरह है, फ्रॉग भी यस तो मैम। आता है ना एम्फीबियन। तो फ्रॉग के जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे, अब हमने फ्रॉग तो पढ़ा है इसमें, तो फ्रॉग के अंदर आपका कभी भी पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाएगा? नहीं। और कोई बताओ। बोलो बोलो। क्वेश्चन ही क्या था? फ्रॉग के अंदर क्या पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जा सकता है? सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम। फ्रॉग इज नॉट अ इंसेक्ट। यस। और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का क्या होता है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होता है जो कि आपके जितने भी एम्फीबियंस होता है ना, उनके oocytes के अंदर पाया जाता है। एम्फीबियंस के oocytes के अंदर पाया जाने वाला क्रोमोसोम इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लैम्प ब्रश? मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं आते, पहले आते थे। मैम तो फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगी ना, फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली। में अगर हम स्टेटमेंट को देखें, एक सेकेंड, देखो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम में तो आना चाहिए डिप्लोटीन डाइवेलेंट। डिप्लोटीन डाइवेलेंट हो सकता है, ये डिप्लोटीन बाइवेलेंट। ए वाला सही है, क्योंकि ए वाले में इन्होंने एग्जांपल नहीं दिया, इन्होंने डिप्लोटीन बाइवेलेंट दिया हुआ है। और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के अंदर डिप्लोटीन स्टेज में ही बनता है। बट लास्ट वाला इनका गलत है। पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियंस में नहीं मिलता। oocytes ऑफ एम्फीबियंस में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ओके मैम। ठीक है, जितने भी लैम्प ब्रश वाला है ये इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेगा ना? इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मिल सकता है। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या करना, जहां पे हमारी वो डिप्लोटीन स्टेज है ना, उस डिप्लोटीन स्टेज में लिख देना कि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम है ना, वो कैसे दिखाई देता है? लैम्प लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स में दिखाई देता है। याद रखना, हो जाएगा आपका इक्वेशन। ये क्वेश्चन पता है, इस वाले आपका मिक्स करके पूछा हुआ है क्वेश्चन। पहले जो आपका फ्रॉग था ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, वहां पे बताते थे पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, इसलिए क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम हमारी एक क्वेरी है मैम, आपने जो पीडीएफ भेजी थी ना मैम, उसमें एक क्वेश्चन था कि द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। मैम इसका समझ नहीं आ रहा। शॉर्टर वाला वो उसका पी एंड क्यू वाला था क्या? हाँ मैम, जैसे रिस्पेक्टिवली आंसर है। देखो बताते हैं। कौन सा क्रोमोसोम बनाया है मैंने? सब मेटासेंट्रिक। यस मैम। तो सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो छोटे वाली आर्म होती है, इसको हम बोलते हैं पी यार आर्म, शॉर्ट आर्म। और जो बड़े साइज की आर्म होती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म। बस इतना याद रखना है। ओके मैम। ठीक है मैम हाँ जी बेटा। मैम फ्रैंकी अभी तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, तो हम उसको बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं? फ्रैंकिया हमारा नाइट्रोजन फिक्स, हाँ उसको भी बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर करता है, लेग्यूमिनस के अंदर करता है? नॉन लेग्यूमिनस। नॉन लेग्यूमिनस के अंदर करता है, एग्जैक्टली। ओके मैम। टेंडिनेंस का एक और बता दो। इसका बेटा टेंडिनेंस, lack of muscle relaxation between successive stimuli sustain the muscle contraction, it is known as। लैक ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता उसको, तो ये होता है ना स्पाज्म या टीटनी में से होगा। मैम स्पाज्म नहीं दे रखा, ना फैटिग दे रखा, ना टीटनीस दे रखा। हाँ मैम टीटनीस दे रखा है आंसर में। हाँ तो उसका आंसर फिर टिटनी होगा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है।
वो कैसे जाता है, मतलब एक्यूमुलेशन हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड का, तो उसे अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब वहां पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। ओके मैम। ठीक है, तो आज हमने ये वाला चैप्टर कवर कर लिया। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, आज ये क्वेश्चन हमने कर लिया है तो आप लोगों को इसके PYQs लगा लेना सारे, ठीक है, इसके सारे PYQs अच्छे से बिल्कुल कवर अप कर लेना, और अपना साइड बाय साइड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, क्योंकि वो चैप्टर इससे काफी रिलेट करता है, उसको जरूर रिवाइज कर लेना एक बार। यस हीमा बताओ। मैम एम्स नर्सिंग